वेलकम बैक टू एमएसपीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कार्बन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिसमें आपको हमने कार्बन की वर्सेटाइल नेचर बताया था। किस तरीके से वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी उसकी कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और थोड़ा सा बेसिक नेचर हमने पढ़ा था उसका एलोट्रॉप्स का, कि कार्बन कितने एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से कार्बन कंपाउंड शो करता है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको बॉन्ड्स के बारे में नॉलेज होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से लगता है उसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, और जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। आज हम इसके रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें बॉन्डिंग होती है। सो लेट्स स्टार्ट। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। वो किस तरीके से, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि दोनों जगह से अगर दो एलिमेंट्स आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास A2 एक एलिमेंट है, एक मॉलिक्यूल है, बिकॉज A एक एटम है, और यदि वह अपने ही जैसे एक एटम A के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो वो A2 एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो शेयरिंग हुई होगी उसकी वजह से होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस तरीके से होगी, इसका एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन का एक केस ले लेते हैं। हाइड्रोजन होता है H2, और हाइड्रोजन में हम लोग कैसे इसको स्टडी करेंगे वो देखते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आपका 1। अगर आप क्लास 10th में है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से लिखा जाएगा, और यदि आप थोड़ा हायर क्लासेस की स्टडी करते हैं तो उसमें आप 1S1 करके लिखेंगे। आप किसी भी दोनों तरीके से लिखें, दोनों के लिए सेम है। आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज ये पता होनी चाहिए कि किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड को शो करने के लिए आपको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नॉलेज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इस तरीके से कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन के पास एक शेल है, पहला शेल, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये है इसका न्यूक्लियस, और ये पहला शेल, और पहले शेल में इलेक्ट्रॉन जा चुका है। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी हाइड्रोजन के पास, 1। ओके, इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन एटम जो होगा उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हाइड्रोजन डॉट से। ओके, इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन है उसका भी 1 होगा, इसका मतलब वो भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, तो उसका भी पिक्टोरियल डायग्राम कुछ ऐसा ही होगा, और उसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और फॉर एन इंस्टेंस इसको हम शो कर लेते हैं क्रॉस से। अब जब हम दोनों एटम्स को ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब ये हो गया कि जब दो एटम आपस में आएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ये जो कंसेप्ट है आपका वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहलाता है, जो कि आपको बाद में समझाया जाएगा कि क्यों फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है। जहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन ओवरकम कर जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, वहाँ पर बॉन्ड्स फॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसी तरीके से जहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में आएंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम करेंगे किसके, रिपल्सिव फोर्सेस के, तो वहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूर होगा। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा ओवरकम करते हैं एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। ये जो नॉलेज है आपकी, आप फर्दर स्टडी करेंगे 11th-12th क्लासेस में, हायर क्लासेस में। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक हाइड्रोजन था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और दूसरा हाइड्रोजन था उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक बॉन्ड बनना चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है, तो एक बॉन्ड बनाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब जाके 2 बॉन्ड बनेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब जाके आपके 3 बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर आपके पास आपने देखा कि हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और जिसकी वजह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस
इस वजह से दोनों के दोनों अपना डुप्लेट भी पूरा करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब जिनके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। आपको इससे पहले मैंने बता रखा है स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है। थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे और ले लीजिए। स्टेबिलिटी की कंडीशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि या तो उस मॉलिक्यूल को या उस एटम को अपना डुप्लेट पूरा करना होता है, या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। डुप्लेट कंप्लीट करने का मतलब उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, और ऑक्टेट का मतलब होता है उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। और ये इसकी स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा कंडीशन होती है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जिस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, इससे हमें ये पता चला। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन का एग्जांपल। ऑक्सीजन जो होता है एटम, उसका होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8। ओके, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 2,6। ओके, 2,6 लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के पास 2 शेल हैं, 1 और 2, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने हैं? 6, और यही इसकी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता चल चुका है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरीके से ऐसे 2 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। एक ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से शो कर लेते हैं, और दूसरे ऑक्सीजन के हम 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से शो कर देते हैं। एक को डॉट से और एक को क्रॉस से शो करते हैं। अब दोनों एटम्स की कंडीशन हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कोशिश करते हैं। यदि इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ हो जाएगा। अब आप काउंट करेंगे कि इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आप इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन का अगर आप देखेंगे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने कंडीशन बताई है स्टेबिलिटी की क्या होती है, या तो डुप्लेट हो या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। लेकिन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब हम दूसरा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की, अब हम 2 2 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। 1 2 और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हमेशा शेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है उतने इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम भी देगा। यहाँ से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ से भी ऑक्सीजन के क्या आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आएंगे। ये म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर होंगे तो बच गए कितने? 3 4 5 6, मतलब बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गए। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेंगे। अब आप एक बार इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है, और इसका भी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड की स्टेट होती है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और यही इसका सही डायग्राम है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। इसीलिए जो स्टडी हम कर रहे हैं इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है, और ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो इसीलिए इसको आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लिया। लेट्स सी नाइट्रोजन का एग्जांपल करते हैं हम लोग। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5। और 2,5 का मतलब है पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यही इसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की कंडीशन बनाते हैं 1 2 3 4 और एक 5। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसका आउटर मोस्ट। एक पहले नाइट्रोजन एटम की ये कंडीशन होगी, और दूसरे नाइट्रोजन एटम की कंडीशन हम किस तरीके से शो करते हैं? 1 2 3 4 5। ओके, हम नाइट्रोजन या फिर किसी भी एटम में उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए किसी भी प्रकार से उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पे नाइट्रोजन को 1 2 3 4 5 ऐसे शो किया, आप चाहे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको इस तरीके से भी शो किया जा सकता है 1 2 3 4 5। और चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो अभी नीचे दिया जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा। इनमें से कोई भी तरीके से इसको आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन अदर एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाना शो करता है, वही डिसाइड करेगा कि वो किस रूप में लिखा जाएगा, वेदर इट इज लाइक दिस दिस और दिस। ओके, अब आप नाइट्रोजन
पहला एटम ले लेते हैं और उसको लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका रखते हैं, बाकी कितने रह गए इसके, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक पेयरिंग करेगा, बाकी इसके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे। ओके, अब आप कोशिश करते हैं कि इसका ऑक्टेट देखते हैं पूरा कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्या कंडीशन है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी कंडीशन ये फॉलो नहीं कर पा रहा। स्टेबिलिटी कंडीशन में बताइए, या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, इसी तरीके से आप दूसरी कंडीशन लेते हैं, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लेते हैं और इसी तरीके से नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेते हैं। जब नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए तो बचे कितने, 5 में से 2 चले गए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और चाहो तो 3, इस तरीके से लिख सकते हो, और वैसे 1 2 और 3। ओके, तो अब देखेंगे आप कि इसके आउटर मोस्ट में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट में काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। क्या 7 इलेक्ट्रॉन कंडीशन स्टेबिलिटी कंडीशन है? नहीं है। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब तीसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं। ये तीसरी कंडीशन कौन सी है, ध्यान दें। तीसरी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों में से दोनों के 3 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके, बच गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। चाहे 2 इलेक्ट्रॉन आप दोनों पेयर में लगा ले, पेयर में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है और पेयर 2 का होता है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एज इट इज रहेंगे, इसी तरीके से इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। अब आप कोशिश करें इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में इन्वॉल्व हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग काउंट करते हैं। ओके, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो चुके हैं। इसी तरीके से इसके भी आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये ऑक्टेट वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल हो चुका है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में किस तरह का बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये नेचर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज 78% जो होता है नेचर में ये पाया जाता है। इतना वास्ट नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, बावजूद इसके जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स वगैरह, उनमें सबसे जो कमी होती है एलिमेंट की वो होती है नाइट्रोजन। बता सकते हैं इसका रीज़न क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक्चुअली होता क्या है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन दे एग्जिस्ट एज ट्रिपल बॉन्ड, और हम जानते हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, देन डबल बॉन्ड, और सबसे जो वीक बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड नेचर होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड की तोड़ने की जो एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? हाई। और इतनी हाई चाहिए होती है कि ये ट्रिपल बॉन्ड आसानी से दोनों के बीच का तोड़ सके, और प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट इज़ वाई जब लाइटनिंग होती है, थंडरिंग एंड लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है, आपने देखा होगा, तो उससे उसकी वजह से उसमें एनर्जी इतनी होती है कि वो इस ट्रिपल बॉन्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है उसके बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टूटता है तो ये क्या करता है, वाटर के साथ नीचे आता है और सॉइल में जाके गिर जाता है, और उसके बाद ये जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में जाने के बाद इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज बोलते हैं, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद ये जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स बनते हैं, इन्हीं नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को जो फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज बोलते हैं। ओके, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो वेल एंड गुड। अब हम पढ़ते हैं अगला स्ट्रक्चर। ये जो हम पढ़ रहे हैं सारा का सारा, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का और कंसेप्ट समझना है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए। अभी के लिए हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हम लोग 2-2 एटम लेके चल रहे थे, अभी हम CO2 लेके चलते हैं।
CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने को आता है। CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? CO2 में कार्बन का पहले आप लिखेंगे, कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना आता है 6, और उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे 2,4। इससे ये पता चला कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन के पास 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक का भी करेंगे तो काम चल जाएगा 2,6, और हम जानते हैं आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो कैसे लिखेंगे ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसे ही हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन ये रहा और दूसरा ऑक्सीजन हम इस तरीके से बना लेते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल को कैसे बनाना है। याद रखिए, ऐसे प्रकार के मॉलिक्यूल जब आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, जो लेस अमाउंट में जो एटम होता है उसको आप बीच में रखें, और उसके बाद जो मोर अमाउंट के ऑक्सीजन होते हैं, जो मोर अमाउंट के जो एटम्स होते हैं उनको आप उनके पेरिफेरी में रखें, साइड में रखें। ओके, कार्बन का पहला 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ऑक्सीजन का एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑक्सीजन का एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी कार्बन के 1 और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 शेयरिंग में चले गए और 2 अनशेयर्ड रह गए। ओके, ऑक्सीजन का 1 शेयर में चला गया तो बचे कितने, 6 में से 5, 1 2 3 4 और 1 5। इसी तरीके से यहाँ भी कितने बच गए, 5 बच गए। ओके, अब आप कोशिश करेंगे सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करने की। 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 है, इसके 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 है। ओके, और बीच वाले के 1 2 3 4 5 6, और बीच वाले के कितने हो गए 6। क्या इनमें से किसी भी की कंडीशन ऐसी हो रही है जो ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा कर सके? नहीं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में इस तरीके की बॉन्डिंग कभी नहीं आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब हम दूसरी कोशिश करते हैं। अब दूसरी कोशिश किस तरीके से होगी, ध्यान से देखें। दूसरी कोशिश में हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं इसका। ओके, एक के साथ एक पेयर बनाएगा और यहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, एक अनशेयर्ड रह जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 इस्तेमाल हो चुका है, रह जाएंगे कितने आपके पास 5। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, टोटल हो गए, और यहाँ पे 2 इस्तेमाल हो चुके तो बच गए कितने 4। अब आप काउंट करने की कोशिश करें, इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट में काउंट कीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 हो गए, और इसका आउटर मोस्ट में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब आप ये सोचेंगे कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब ये स्टेबल होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी आप किसी मॉलिक्यूल्स का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे या वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल वो स्टेबल है या नहीं उसको पता करना है यदि आपको, तो ये बात ध्यान में रखें कि वो जो मॉलिक्यूल है वो अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा कर पा रहा है या नहीं, और उनमें जितने भी एटम होते हैं उन सभी एटम्स की ये जो कंडीशन होती है उसको फॉलो करनी होती है। यहाँ पे सिर्फ एक एटम इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी स्टेबल नहीं है, और आपको कभी भी CO2 में इस तरीके से बॉन्डिंग नहीं दिखेगी। अब कोशिश करते हैं दोनों जगह से हम क्या करने की, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ से कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से भी कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 के साथ यहाँ से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यहाँ से भी 2 शेयर हो गए, बच गए कितने 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। काउंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे भी काउंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे कोशिश करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कंप्लीट हो गए। आप देख पा रहे हैं कि तीनों के ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में इस तरीके से बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब कार्बन जो होता है दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। ओके, ये CO2 का मॉलिक्यूल है। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल को आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं और होते हैं जिनका आपको स्ट्रक्चर बनाने को आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए S8 मॉलिक्यूल, ये थोड़ा डिफरेंट मॉलिक्यूल है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो सल्फर होता है वो अपने S8 रूप में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन करता है और इसको एग्जिस्ट करता है। वैसे इसके 2 रूप होते हैं, एक होता है मोनोक्लिनिक और दूसरा होता है रोम्बिक। अभी इसको आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हायर क्लासेस में आप इसकी स्टडी करेंगे। मोनोक्लिनिक और रोम्बिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें S के जो होते हैं 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये एक रिंग की तरह एग्जिस्ट करता है। अगर आपको मैंने हिंट दे दिया ये रिंग की तरह एग्जिस्ट करता है तो आप इसको क्या करें, 8 ऑक्टागन बनाने की कोशिश करने की करें। सबसे पहले आप क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इस तरीके से कोशिश करते हैं इसको बनाने की तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका ऑक्टागन बन रहा है।
ऑक्टागन का मतलब हो गया जिसके 8 साइड्स होते हैं। ओके, 8 साइड होने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे बना सकते हैं हम देखेंगे। यहाँ पे सल्फर जो होता है उसका होता है 16 एटॉमिक नंबर, और इसको लिखा कैसे जाता है 2,8, 10 हो चुके हैं, 2,8, कितना आएगा बताइए, 2,8,6, 8 और 2 10 और 6 16, 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है, और थर्ड शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी है 6। इसका मतलब सल्फर में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एटम्स एग्जिस्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। ओके, चलिए अब इसको बनाने की कोशिश, हर एक एटम इसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। सल्फर में इस तरीके से देखिए, एक सल्फर ये है, ये एक सल्फर ने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर दे दिया, इधर दे दिया। ओके, इस सल्फर के साथ यहाँ से दूसरा एक सल्फर आएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और एक इलेक्ट्रॉन वो इधर की तरफ को देगा। अब जानते हैं कि सल्फर के 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो चुके हैं, बच गए कितने, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, 4 बच गए, तो 1 2 3 4। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे 2 इस्तेमाल हो चुके हैं, तो 1 2 3 और 4। क्लियर, आपके 2 सल्फर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसी तरीके से 1 2 3 4 5 सल्फर और बनाने की कोशिश करनी है। इस सल्फर के इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से एक सल्फर आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो बच गए कितने, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसके साथ कौन देगा, फिर उसके बाद एक दूसरा सल्फर आएगा यहाँ से, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन वो इधर किसी के साथ शेयर करेगा, और इसी तरीके से इसके रहेगा कितने, 2। यहाँ से एक सल्फर आएगा जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोशिश करेगा बॉन्डिंग करने की, और अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे के साथ शेयर कर, जो इसके साथ शेयर करेगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा, दूसरे सल्फर को जो उसके साथ शेयर करने की कोशिश करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस्तेमाल हो चुके हैं, तो बच गए कितने, इसके 4। इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल हो गए, तो बच गए इसके कितने, 4। और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। अब आपके 2 सल्फर और बचे हैं, तो एक सल्फर यहाँ से आएगा, ये देखो सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो दूसरे सल्फर के साथ शेयर करेगा। ओके, रह जाएंगे कितने, इसके 4। इस तरीके से ऐसे ही एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और एक इसके साथ शेयर कर लेगा, बच गए कितने, इसके 4। अब आप कोशिश करें इन सभी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की। ओके, यहाँ से इसके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी, यहाँ से इस तरीके से एक एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ओके, इस तरीके से आपके सभी में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। हमें पता है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। अभी हम इसको सिर्फ ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं वो चीज़ काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाले सल्फर को लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस वाले सल्फर के साथ यहाँ तक शेयरिंग कर रहा है और ये सल्फर इस वाले सल्फर के इस इलेक्ट्रॉन तक शेयरिंग कर रहा है, तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। ऐसे ही इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे इस वाले सल्फर को अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी शेयरिंग हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। ओके, यहाँ से इसकी शेयरिंग स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट हो गए। इसकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। इस सल्फर की शेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। और इसको देख लेते हैं, इस सल्फर की यहाँ तक शेयरिंग गई है और ये शेयरिंग यहाँ तक कंप्लीट है पूरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। और आपको S8 मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो एग्जाम में आता है कई बार पूछने को, तो आप इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करना। आई होप कि आपको आज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अभी इससे रिलेटेड और भी कई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं जो आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर पढ़ने हैं। इसी का बेस लेते हुए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। टिल देन इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आ सके। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछें। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।